नमस्ते बच्चों। आज जो है आपको हम जो है परिसर पढ़ाएंगे। तो परिसर में हम फिर आपको जो है पढ़ाएंगे ज्ञानेंद्रिय। हमने आपको ज्ञानेंद्रिय में उस दिन कुछ बातें बताई थी, अभी कुछ और आगे हम उससे बताएंगे आपको। तो ज्ञानेंद्रिय क्या होती है, हमने उस दिन बताया था कि एक नया शब्द था। तो ज्ञान मतलब जानकारी, सूचना, और इंद्रिय हमारे शरीर के जिन बाह्य अवयव यानी बाहरी अंगों के द्वारा आपको किसी भी तरह की जानकारी जो प्राप्त होती है, और किसी भी तरह की जानकारी प्राप्त करने में आपके बाहरी अवयव जिस भी तरह से मदद करते हैं वही जो है ज्ञानेंद्रिय कहलाते हैं। तो यानी कहने का मतलब है ज्ञानेंद्रिय क्या है कि ज्ञान जानकारी देने वाले अवयवों को हम क्या बोलेंगे, ज्ञानेंद्रिय। तो उस दिन हमने आपको बताया था कि ऐसी जो है हमारे पास जो ज्ञानेंद्रिय है वह 5 तरह की है। तो हमारे ये ज्ञानेंद्रियाँ जो है वह सिर में ही है। ये आँख, नाक, कान, और चौथा है आपके मुंह के अंदर जिसे हम बोलते हैं जीभ, और 5वां है त्वचा या जिसे हम चमड़ी भी कहते हैं अपनी भाषा में। यही 5 जो है हमारी क्या है, ज्ञानेंद्रियां हैं। अब यह किस तरह की जानकारी देते हैं हमने उस दिन आपको थोड़ा वो बताया था, आज फिर हम बता देते हैं कि आँख का काम क्या है। आँख आपको किन चीज़ों की जानकारी देता है। तो आँख किसी भी चीज़ को आपको देखने की जानकारी देता है। कौन सी चीज़ जैसे आप देखते हैं तो आप ये अनुमान लगा सकते हैं कि आपके सामने जो भी चीज़ दिख रही है वो छोटी है या बड़ी है। यानी आपको आकार का ज्ञान होता है, उसकी लंबाई चौड़ाई का ज्ञान होता है, बराबर, मोटाई का ज्ञान होता है, जो भी वस्तु आपके आंखों के सामने है। इसके बाद उस वस्तु का जो भी रंग होता है उसके रंगों का ज्ञान होता है कि वह आपके सामने जो चीज़ है वह काली है या सफ़ेद है, लाल है, नीली है, कौन सी रंग की है, इसकी आपको जानकारी आपके आंखों द्वारा होती है। तो इन सब चीज़ों की जानकारी से होने के अलावा साथ में आपके आंखों के सामने जो वस्तु है उस वस्तु से आपकी दूरी कितनी है, आपको दूरी का अनुमान होता है। और मान लीजिए उसी तरीके से 2-3 वस्तु है या उससे ज़्यादा वस्तु है या कोई और भी दूसरी वस्तु है, तो आप उसको बता सकते हैं कि ये वस्तु जो है हमसे कितनी दूर है या नज़दीक है। आपके सामने किसी भी तरह के 2-3 प्राणी हों तो आप उन प्राणियों के बारे में बता सकते हैं कि ये प्राणी जो है हमारे हमसे नज़दीक है, या कोई और है तो उससे आप बता सकते उससे नज़दीक है, हमसे दूर है, या हमसे नज़दीक है, उससे दूर है, या और भी इससे अलग जो प्राणी आप उनको बोल सकते हैं कि ये प्राणी जो है वह क्या है, इससे दूर है, बराबर। आपको इन सब चीज़ों की जानकारी हमको किससे मिलती है, आँखों से मिलती है। इसके अलावा जब भी आप रास्ते में चल रहे होते हैं तो रास्ते में चलते समय आपको ऊंचाई नीचाई की जानकारी होती है, या रास्ता सही है या नहीं है उसकी आपको जानकारी होती है, बराबर। जब आप कहीं रास्ते पे जा रहे हैं, रास्ता बिल्कुल सही है, एकदम बराबर है, चिकना है, चिकना से मतलब ये मोबाइल का जो सरफेस होता है वो भी चिकना होता है। आप मान लीजिए टमाटर लीजिए, टमाटर के ऊपर का भी ये जो है चिकना है, बराबर। तो आप जब चिकने जाते हैं तो आपको कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप रास्ते में चल रहे हैं, कहीं रास्ता खुरदुरा है, खुदा हुआ है, तो क्या आप जाएंगे? कभी नहीं जाएंगे, क्योंकि आप जानते हैं वहाँ जाएंगे तो आपको गिरने का डर है। या आप रास्ते में सामने जा रहे, कोई वस्तु आपके सामने है तो आप उससे उसके ऊपर चढ़ कर के नहीं जाएंगे,
या उससे टकराएंगे नहीं, बराबर। उसके आजू बाजू से जगह होगी तो वहाँ से हम निकलेंगे, और नहीं है तो आप तब तक वेट करेंगे जब तक कि आपके सामने की चीज़ आपके रास्ते से हट नहीं जाती। यह कौन बताता है? आपकी आंखें बताती हैं कि सामने कोई चीज़ पड़ा है, आपको जाना मना है, जाएंगे खतरे से खाली नहीं है। या कहीं आप रास्ते में बिल्कुल जा रहे हैं, कोई आगे तालाब पानी का है, पूछे क्या आप वहाँ जाएंगे? कभी नहीं जाएंगे। तो ये सारी चीज़ें आपको आँख बताती है। यदि ये नहीं रहेगा तो बिना आँख के संभव नहीं है। और आपको पता होगा, मैंने पहले बताया, अभी बताया कि जिन लोगों के पास आँख नहीं होती है, इसीलिए वे लोग हमेशा एक डंडी लेकर के चलते हैं। वो सफ़ेद और काले रंग की डंडी होती है, यह उनकी पहचान होती है। वह डंडी हर पग रखने के पहले, अपने पैरों को रखने के पहले आगे डंडी रखते हैं, ताकि उनको एहसास हो जाए कि आगे उनके कहीं गड्ढा तो नहीं है, क्योंकि वे बेचारे देख तो नहीं पा रहे, तो पता चले कि वो गड्ढे में गिर जाए। या कुछ और भी हो सकता है, सामने कोई व्यक्ति हो या पेड़ पौधा ही हो, तो डंडी पहले वहाँ रखते तो टकराएगा, तो बाजू से फिर अंदाज़ा लगाएंगे बाजू में कुछ नहीं तो वहाँ हो जाए, लेकिन कुछ भी दिक्कत तो नहीं जाएंगे। या कभी कभी लोग होते हैं तो लोग उनका हाथ पकड़ के पार करा देते हैं। सबसे बड़ी दिक्कत उनको होती है उस समय जब वे सड़क पार करते होते हैं, क्योंकि सड़क पार करने में सड़क तो चिकनी है, को पार कर सकते हैं, लेकिन मुसीबत है कि जब वे सड़क पार कर रहे हैं तो सड़क से दूर से आने वाली मोटर गाड़ियों को देख नहीं पाते हैं, और वो सड़क पार करने की कोशिश करते हैं। और ऐसे में क्या होता है, सामने चला रहा मोटर वाला, वो उसको भी नहीं अंदाज़ा होता इस बात का, और ऐसे में दुर्घटना होने की संभावना रहती है। इसीलिए जब भी ऐसे लोग जो दृष्टिहीन लोग हैं, जो आंखों से देखते नहीं हैं, उनको सड़क पर जो लोग होते हैं वे अपने साथ उनको सड़क पार कराते हैं जब वह कोई मोटर गाड़ी रास्ते में ना दिखता हो, बराबर। तो आँखों का जो कार्य है वो दूसरा कुछ भी नहीं कर सकता, या किसी भी शरीर के अवयव के कार्य को दूसरा और कोई नहीं कर सकता। उसके लिए उसके शरीर के उसी अंग की ज़रूरत होती जिसके है। हाँ, थोड़ा बहुत काम चलाने के लिए आपने देखा है तो हो सकता है, लेकिन हमेशा तो नहीं। जैसे क्या है, कोई चीज़ है, छोटी है, बड़ी है, मोटी है, पतली है, एक दूसरे से कंपेयर तो कर सकते हैं, लेकिन छू करके आप किसी भी चीज़ के रंग को नहीं बता सकते। आपके सामने दूध लाया जाए, वो दूध का रंग क्या है आप क्या नहीं बोल सकते, क्या रखा गया, छू के तो नहीं बता। तेल वाली कोई, द्रव वाली कोई भी चीज़, दूध रखा जाए या पानी रखा जाए, तेल, उसके चिपचिपे होने से वो अंदाज़ा लगा सकता है शायद दूध है, पानी है, तेल है, लेकिन है कि किस चीज़ का क्या रंग है वो बता नहीं सकते। आप अलग अलग रंगों की कोई द्रव पदार्थ रखिए, बोले कौन सा रंग है तो कभी नहीं बता सकते। मैंने आपको उस दिन हाथी की कहानी बताई थी, है ना। उस दिन हाथी की कहानी मैंने यही बताई थी आपको कि जब गुरुजी ने अपने ऐसे 5 अंधे शिष्यों को, विद्यार्थियों को हाथी के बारे में जानकारी दी, तो हर विद्यार्थी अपनी कल्पना के अनुसार, अपनी सोच के अनुसार वो बताता था हाथी इतना बड़ा है, इतना बड़ा है, इतना बड़ा है। लेकिन गुरुजी हाथी को कैसे समझाए, कैसे उनको दिखाएं, क्योंकि वे देखते ही नहीं थे। अंत में जब एक दिन हाथी आ ही गया तो उन्होंने बोला कि हाथी आ गया है, जाइए आप लोग उसे छू करके देखिए, आपको हाथी का अंदाज़ा हो जाएगा। गए पाँचों अपने ढंग से, किसी ने वो हाथी के पेट और पीठ को छू कर देखा, तो किसी ने पैर को, तो किसी ने सूंड को, किसी ने पूंछ को, किसी ने कान को। आने के बाद गुरुजी को लगा कि विद्यार्थियों ने सही चीज़ को समझ लिया हो, तो हर विद्यार्थी अपने अपने ढंग से क्या बोलता है, हाथी के पेट को छूने वाला विद्यार्थी बताता है कि हाथी तो दीवार की तरह है, और जबकि हाथी के पैर को छूने वाला बोलता है नहीं, हाथी तो खंभा की तरह है, गोल खंभे की तरह है, जो बिल्डिंगों में कभी कभी लगे होते। जिस व्यक्ति ने हाथी के सूंड को पकड़ा था वो बोला नहीं, हाथी तो पाइप की तरह है, और जिसने पूंछ को पकड़ा था बोला नहीं, हाथी तो बड़ी झाड़ू की तरह है, और जो कान पकड़ा था वो बोला सूप की तरह है। यानी पांचों ने अलग अलग चीज़ को बताया, क्योंकि वो हाथी के अलग अलग बाहरी अवयव को छू करके जान सके। यानी उस सारी की सारी पूरी हाथी को एक तरह से उन्होंने एक समग्र रूप में देखा नहीं था, इसलिए उन लोगों ने उस चीज़ को, सारी एक चीज़ को नहीं समझ सके। तो कहने का मतलब है कि यदि आपके पास आंखें नहीं हैं
तो आँखें को काम दूसरा कोई अवयव नहीं कर सकता है। थोड़ा बहुत उसकी मदद हो सकती है दूसरे अवयवों से, लेकिन पूरी तरह तो नहीं हो सकती। तो आँखों से आपके नहीं, आप पढ़ने में दिक्कत होती है, पढ़ नहीं सकते। इसीलिए जो लोग अंधे होते हैं उनको क्या मिला होता है, एक ब्रेल लिपि आती है जिसको छू छू करके वो पढ़ना सीख लेते हैं, तो उनको ये दिक्कतें होती है। ओके, तो इसलिए आँख जो है हमारे शरीर का जो है महत्वपूर्ण अवयवों में से एक है। ओके, इसके अलावा और भी हमारे जो दूसरे अवयव हैं वे किस तरीके से मदद करते हैं, क्या काम करते हैं, उनका भी है। जैसे कान है, कान है तो कान क्या काम करता है, सीधी सी बात है, कान आपका सुनने का काम करता है। ये बिल्कुल सही है। हम जो पढ़ा रहे हैं वो आप इस वीडियो के द्वारा, माध्यम के द्वारा आप उसको सुनेंगे, या वैसे भी सुनते हैं। आपके घर पे कोई आवाज़ लगाए आप सुनता है ना, लेकिन आवाज़ भी आप कई तरह से आवाज़ों को सुनते हैं और पहचानते हैं, है ना। आपकी माँ आपको बुलाए, आपके पिताजी बुलाए, भाई बुलाए, बहन बुलाए, आपका दोस्त बुलाए, और जिसे आप न देखते हो और वह दूर से बुलाए, लेकिन बुलाने वाले को आप देख नहीं रहे, लेकिन उस आवाज़ को सुन करके आप यह बता सकते हैं कि आपके बुलाने वाला कौन है। क्योंकि हर व्यक्तियों के बोलने की आवाज़ अलग अलग होती है, और केवल व्यक्तियों की नहीं, साथ में आप यह भी बता सकते हैं कि बोलने वाला व्यक्ति या जो हमको बुला रहा है वह बच्चा है या औरत है या बूढ़ा है या आदमी है। आप उस आवाज़ के आधार, क्योंकि बच्चों के बोलने की आवाज़ अलग होती है और बूढ़े व्यक्तियों के बोलने की आवाज़ अलग होती है, और एक पुरुष के बोलने की आवाज़ अलग होती है, एक महिला के बोलने की आवाज़ अलग होती है। इसलिए आप उस आवाज़ को सुन करके, आवाज़ के आधार पे आप बता सकते हैं कि आपको कौन बुला रहा है। और सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि वो है आपकी किस दिशा में बुला रहा है, किस दिशा से बुला रहा है। आप जहाँ हैं वहाँ से वह दाहिनी ओर से बुला रहा है, या बाईं ओर से बुला रहा है, या आपके आगे से बुला रहा है, या आपके पीछे से बुला रहा है ना। क्योंकि आप उसकी आवाज़ सुने, और आवाज़ से आप इस बात का भी अनुमान लगा सकते हैं बुलाने वाला व्यक्ति आपसे नज़दीक है या बुलाने वाला व्यक्ति आपसे बहुत दूर है या कम दूर है। जो भी है, आप उसके दूरी का भी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि लगभग वो इतनी दूर। इसके अलावा आप इन आवाज़ों से परिचित होकर के इन आवाज़ों को बिना देखे बहुत सारी आवाज़ों को आप पहचान सकते हैं कि आप जहाँ कहीं भी हो वहाँ आप कैसे आवाज़ों से आप परिचित होंगे। जैसे अभी देखिए, आप आवाज़ सुनिए, ये क्या है, एक उंगली से अपने हाथ में बजाने की आवाज़ है। अभी इस आवाज़ को आपने जो सुना, अभी उसको देखिए, बदल करके देखिए, ये दो उंगली की आवाज़ है। अभी हमने चार की करते हैं, देखिए ये चार की है, या ताली बजाएंगे, ताली बजाने की आवाज़ है। आप ना देख रहे हो लेकिन आवाज़ को सुन सकते हैं। लेकिन उसी ढंग से अभी आपको आवाज़, अभी आप इस आवाज़ को भी सुन करके आपको अंदाज़ा लग जाएगा कि ये आवाज़ कम से कम ताली की तो नहीं, अब बाकी क्या है वो आप समझ सकते हैं। इसके अलावा दूसरे भी आवाज़ होते हैं। कभी कभी आपके घर में आप देखते नहीं, ऐसा आवाज़ आती है ना, तो आप इसके अंदाज को सुन करके आपने लगा लिया होगा कि बर्तन गिरने की आवाज़ है, बराबर। और उसके अलावा आपको जो आवाज़ होती है, ऐसा भी आवाज़ आती है ना, ये एक आवाज़ है। और आप क्या करते हैं, ये आवाज़, ये अलग अलग मैंने आवाज़ दिखाई, आप इसको सुन करके भी आप समझ सकते हैं कि बर्तन की आवाज़ या नीचे बजाने की आवाज़ है, या कभी कभी इस आवाज़ को आप सुनिए और आप ये देखिए, ये आवाज़ का भी एक अंतर है, बराबर। तीन आवाज़ों को आप सुन करके जानते हैं कैसी आवाज़ है। इसके अलावा कभी कभी आप मंदिर की बजने वाली घंटी की आवाज़ और मंदिर में बजने वाले शंख की आवाज़,
ये दोनों आवाज़ अलग होती है। और आप उसको सुन करके बता मंदिर में घंटी बज रही है या मंदिर में शंख बज रहा है ना। या आप देख तो नहीं रहे होते, कभी कभी आपको ट्रेन की आवाज़ सुनाई पड़ती, बस की आवाज़ सुनाई पड़ती, उसके भोंपू की आवाज़ सुनाई पड़ती, तो आप बोलते हैं अरे ट्रेन जाने की आवाज़ आ रही। या कभी कभी आप क्या करते हैं कि घर में होते हैं, आप हवाई जहाज़ की आवाज़ सुनते हैं तो आप तुरंत बाहर निकल, अरे आसमान में हवाई जहाज़ जा रहा है, उसकी आवाज़ सुनाते हैं। या बर के बाहर कोई बोल रहा है। इसी ढंग से आप कहीं ऐसे बगीचे में चले जाएं और बगीचे की आवाज़ों को आप जब सुनेंगे, चिड़ियों की आवाज़ और कौवे की आवाज़, तोते की आवाज़, मोर की आवाज़, है ना, कबूतर की आवाज़, कोयल की आवाज़, ये सारे पक्षियों की आवाज़ अलग अलग होती है। और उस आवाज़ से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कौन सी चिड़िया बोल रही है, और केवल बोल नहीं रही, कितनी दूर से बोल रही है, और कौन सी चिड़िया की आवाज़ आपको अच्छी लग रही है और कौन सी आवाज़ आपको ख़राब लग रही है, कर्कश लग रही है। ये भी आपके कान जो होता है उन आवाज़ों का वर्गीकरण करता है, उनका आवाज़ों को क्या करता है, अलग करता है, बराबर। तो इन आवाज़ों का और भी क्या महत्व हो सकता है। यदि आपके कान सही नहीं रहेंगे, कान काम करना बंद करेंगे, तो निश्चित रूप से आप बहुत सारी आवाज़ों से आप परिचित नहीं हो सकते। और इन आवाज़ों की ज़रूरत होती है, क्योंकि जब भी कोई आपको बुलाता है तभी उसकी आप आवाज़ को सुन के समझ सकते हैं। कोई आपको पढ़ा रहा है तभी उसकी आवाज़ को सुन सक रहे हैं, तभी आप उसके ढंग से काम कर रहे हैं। यदि आप आवाज़ को नहीं सुनेंगे तो नहीं कर सकते काम। तो आपको लगता है, आप जैसे गाना सुनते हैं, संगीत सुनते हैं, आप स्कूल में होते हैं या कभी कभी स्कूल में नहीं भी होते हैं, कहीं देखिए भगवान गणेश को जब लाते हैं तो लोग क्या करते हैं, वो ड्रम वगैरह बजाते हैं। या शादी में जब आप देखते हैं कहीं शादी हो रही तो ड्रम बजते हैं, आप ड्रम की आवाज़ सुन के ही आप झूमने लगते हैं, नाचना कूदना चालू आपका हो जाता है। वजह क्या है, वो कान से जो आपको आवाज़ मिलती है वो आपको इस ढंग से बना देती है कि आप बिना नाचे रह ही नहीं जाते। जैसे ही आप किसी प्रकार का गाना सुनते हैं, आप तुरंत शुरू हो जाता है आपका हिलना डुलना नाचना कूदना जो भी है, क्योंकि क्या है, ये आवाज़ की ही शक्ति थी जिसने आपको ऐसा किया। ओके, तो ये कान का महत्व है। इसके अलावा आपको भाषा जब एक बार पढ़ाया गया था तो उसमें आपको दिया गया था, एक बार आपको पाठ जादू पढ़ाया गया था, आपको शायद ध्यान में होगा, जबकि उसमें एक युवक होता है जो बांसुरी बजाना उसे बहुत पसंद होता है, और बांसुरी बजाने के लिए उस राज्य में मनाही होता है। राज्य का जो राजा होता है कर्मसेन, अपने राज्य में किसी भी तरह का संगीत गाने बजाने पर रोक लगा के रखा कि हमारे राज्य में कोई ऐसा कर सकता नहीं है ना, ठीक है। लेकिन जब वह राजा जंगल से गुजर रहा होता है, जहाँ पर वह व्यक्ति लड़का जो है जो बांसुरी बजाने ही जा रहा था, लेकिन घोड़े से देखता हुआ व्यक्ति को तो अपने बांसुरी को छिपा के रखता है, लेकिन उस व्यक्ति के पास तक राजा पहुँचते पहुँचते घोड़े को ठोकर लगती है, राजा गिरता है और राजा बेहोश हो जाता है। और वह युवक जो है सत्यजीत उसे किसी भी तरह से होश में लाने की कोशिश करता है राजा को, लेकिन कोई मतलब नहीं। और अंत में हार करके और थक करके क्या करता है, वो बांसुरी बजाता है। और उस बांसुरी की आवाज़ इतनी अच्छी होती है कि उस आवाज़ जो है राजा को इतना प्रभावित करता है कि जो राजा को जगाने से भी नहीं जाग रहा था, हिलाने डुलाने से भी होश में नहीं आ रहा था, वह राजा बांसुरी के बजाए गए आवाज़ से उसके जो बेहोशी का दौर था वह छूट जाता है और वह होश में आता है। अब आप सोचिए कि यदि कान नहीं होता तो क्या राजा होश में आता, क्या नहीं। तो वो संगीत ने उसमें के कान में ऐसा जादू किया कि बेहोश राजा जो था वो क्या हो गया, होश में आ गया। आपने इस पार्ट को, भाषा वाले पार्ट में आपने इसको देखा होगा, और ये उसका जो है ये चित्र शायद आपको अभी देख करके ये याद आएगा, बराबर। वो यदि वह कान नहीं होता तो वह सुन नहीं सकता था, वो ऐसा कुछ कर भी नहीं सकता था। और आपने
मुन्ना भाई MBBS जो मूवी देखी होगी, पिक्चर जिसे बोलते हैं, तो उसमें भी आप देखो तो उसमें भी ये बताया गया है, दिखाया गया है कि बीमार व्यक्तियों को क्या होता है, संगीत सुनाया जाए तो उसका उनको असर पड़ता है, वो ठीक होने में मदद मिलती है। और ये डॉक्टर भी बोलते हैं कि यदि उन्हें अच्छे संगीत सुनाए जाएँ तो बीमार व्यक्तियों को ठीक होने में कुछ हद तक मदद मिलती है। मदद मिलती है, नहीं मिलती मुझे नहीं मालूम, क्योंकि मैं डॉक्टर नहीं हूँ, लेकिन इतना शायद लगता है उस संगीत को बजाने से जब आप लोग कहीं शांति से बैठे हैं, तो जब शादी वगैरह में ड्रम वगैरह बजते हैं तो आप नाचने कूदने लगते हैं, है ना। या भगवान गणेश को लाते हैं, या भगवान गणेश को लेकर के डुबोने के लिए लोग जाते हैं, तो बस संगीत बजता है तो लोग डांस करना शुरू कर देते हैं, अदरवाइज नहीं करते। इसका मतलब है कि कुछ न कुछ तो होता ही है, और एक होता है तभी तो ऐसा करते हैं। तो ये कौन मदद करता है? एक कान, बराबर। एक कान भी हमको क्या करता है, तमाम प्रकार की ज्ञानेंद्रियों की जानकारी देता है, और इसलिए कान भी हमारे लिए क्या है, बेहद महत्वपूर्ण है। ओके भाई। और तीसरा आता है आँख, कान के बाद तीसरा महत्वपूर्ण आता है हमारा नाक। नाक से हम क्या कर सकते हैं? नाक का काम है गंध महसूस करना। ध्यान रहे, गंध। अब गंध में दो चीजें होती है, एक सुगंध, सुगंध अच्छी गंध जो महकने में अच्छा लगे, जैसे नाक को गुलाब लगाया जाए, अरे वाह क्या बात है। आप पार्क में जाते हैं, गार्डन में जाते हैं, जैसे फूल पाते हैं आप पकड़ के कभी कभी सूंघने लगते हैं, तोड़िए मत, हाँ ठीक है, आपने फूल को बिना तोड़े सूंघ लिया, वो अच्छी बात है, अच्छा लगता है, आपका मन प्रसन्न हो जाता है, यानी कुछ न कुछ तो होता है। लेकिन जैसे ही आप शहरों में कचरा, जहाँ डिब्बे कचरे के रखे जाते हैं या कचरे फेंके जाते हैं, वहाँ से आप गुजरिए, आप देखिए तुरंत ऐसा नाक बंद कर लेते हैं, और तब तक आप अपने नाक को खोलते नहीं जब तक कि वो कचरे की आने वाली गंध से आप दूर नहीं निकल जाते हैं, बराबर। वो कैसी बात थी जिसे आप बोलते बास आ रही है, बास यानी दुर्गंध, यानी बुरी गंध, मन को ना अच्छे लगने वाली वो गंध थी। और जो सुगंध होती है वो मन को अच्छे लगने वाले, एकदम फ्रेश, बहुत खुश होती है। अब आप जरा सोचिए, यदि आपका नाक काम करना बंद कर दे, सूंघने का, नाक का काम सांस लेना भी है, लेकिन हम यहाँ सांस लेने के नहीं बात कर रहे हैं, हम केवल गंध, नाक की गंध के बारे में बात। आपकी माँ ने सुबह खाना बनाया, उसमें दाल है, और शाम को आप आए, आपकी माँ ने दाल दे दिया खाने के लिए, रोटी सब्जी चावल दाल भी दिया, और जैसे आपने नाक के पास लगाया, मन पूरी तरह से खराब हो जाता है, क्योंकि वो दाल क्या होती है, हमेशा नहीं हम करें, कभी कभी दाल बिगड़ चुकी होती है। जब दाल वह बिगड़ चुकी होती है तो बहुत बुरी बात आती है, जिसे हम बोलते हैं दुर्गंध आती है। और यदि आपकी नाक ना काम करेगी तो आप वो दाल खा जाएंगे, और उसका परिणाम होगा कि आप बीमार हो जाएंगे। उसकी वजह होती है कि वो बिगड़ी हुई दाल में कुछ ऐसे कीटाणु हो जाते हैं जिसके चलते दाल बिगड़ जाती है, और ऐसी दुर्गंध वाली दाल को आप खाएंगे तो आपको क्या हो जाएगी, बीमारी, पेट की बीमारी हो जाएगी, और आपके लिए बेहद खतरनाक हो सकता है, बराबर। इसी तरीके से और भी दूसरी चीज़ें होती है, सब्जी भी बिगड़ती है, दाल भी बिगड़ती है, और भी दूसरी चीज़ें होती है जो दुर्गंध है आपको, या नाक ही आपको दुर्गंध से दूर भगाता है। इसलिए भगाता है कि यदि वो दुर्गंध के पास रहेंगे तो उसमें कुछ ऐसे बैक्टीरिया होते हैं, कीटाणु हवा में उड़ते हैं, जो आपकी आँखों से दिखते नहीं हैं, वो नाक के सहारे आपके शरीर में जाएंगे और आपको बीमार कर सकते हैं। ओके, आपको सिर्फ सुगंध लेनी, अच्छी चीज़ों की गंध लेनी, ये हमको नाक बताता है। कभी कभी हम बीमार होते हैं कुछ, तो भी नाक काम करना बंद कर देता है,
और अभी जो कोरोना चल रहा है इससे भी उसमें बताया गया है, डॉक्टर बोलते हैं कि जिसको कोरोना हो जाता है वो नाक से उसकी सुगंध उसको पता ही नहीं चलता कौन सी चीज़ अच्छी है या खराब है। बराबर। आप अगरबत्ती लेते हैं तो अगरबत्ती भी लेते देखिए उसमें सुगंध है कि आप उस अगरबत्ती को सूंघ करके बता, है ना, वो है कि नहीं है, महक है या नहीं है। और जितने फूल होते हैं आप ऐसा सोचते सारे फूल महकते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। कुछ ही फूल ऐसे होते हैं जिसमें सुगंध होती है, सारे फूलों में महक होती नहीं कि अच्छे से महकता दिखता है। बहुत सारे फूल है देखने में बहुत अच्छे लगते हैं लेकिन उसमें बिल्कुल भी महक नहीं होती। जैसे आपके अगल बगल होगी गुड़हल का फूल, कनेर का फूल, उसमें कोई महक नहीं आती। आप जूही का फूल ले लीजिए, चमेली का फूल लीजिए, मोगरा लीजिए, गुलाब लीजिए, निश्चित रूप से महकेंगे। लेकिन हर तरह के फूल महकते हैं वही बिल्कुल ज़रूरी नहीं है। तो नाक जो है हमको किसका ज्ञान देता है? सुगंध के लिए, गंध की जानकारी देता है कि ये कैसा है। कभी कभी आपको सिरका वगैरह होता है तो उसकी जानकारी पता चलती है। इसका आपको आगे चल कर के बहुत ज्ञान मिलेगा, सिरके जैसी क्या गंध। और गंध में अलग अलग गंध भी होती है, गंध की भी प्रकार होते हैं, है ना। सब्जी के सड़ने का और दाल के सड़ने का या अंडे के सड़ने का या सिरके की जो है गंध है, ये सब अलग अलग तरह के गंध होते हैं, इनका जानकारी। ओके। अब इन सब के अलावा भी आपके पास जो होता है एक जो है मैंने बोला चौथी चीज़ है, वो है आपके जानकारी देने वाला अवयव क्या है? जीभ। बराबर। तो जीभ जो होता है हमको स्वाद की जानकारी देता है। आपने शायद दूसरी में पढ़ा होगा कि ये जीभ आप कभी एकदम दर्पण के सामने करिए जीभ को, ऐसे जीभ को बाहर निकालिए आपसे जितना निकल सकता है और जीभ को फैलाइए तो जीभ पर क्या होते हैं? छोटे 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 बिल्कुल छोटे छोटे दाने दिखते हैं। और ये दाने जो होते हैं ना, स्वाद कलिका होती है। और यही जीभ के ऊपरी, जीभ का ऊपरी भाग ही आपको स्वाद बताता है कि कोई चीज़ खट्टा है, मीठा है, कड़वा है या नमकीन है। बराबर। ये जीभ का ऊपरी सतह जो होता है जिसे हम स्वाद कलिका बोलते हैं, ये हमको स्वाद की जानकारी देता है। अब स्वाद की जानकारी कैसे देगा? अब ये भी बात है ना। तो आपको स्वाद की जानकारी के लिए जैसे ही क्या किया जाए, आपके जीभ पर आपको आंख बंद करने को बोला जाए और आप आंख बंद कर लेंगे। और जब आपको बोले भाई थोड़ा से क्या करो, जीभ को बाहर निकालो, और जीभ को बाहर निकालेंगे और उस पर आपके जीभ पे क्या करेंगे? ए रख देंगे, है ना। आप इसे देख रहे होंगे, शायद नहीं आएगा पकड़ में, यहाँ भी देखिए, है ना। तो जैसे ही जीभ में रखेंगे आप क्या करेंगे? 1 चम्मच, 2 चम्मच, 3 चम्मच, 4 चम्मच रखेंगे, खूब आप खाएंगे क्योंकि आपको अच्छा लगेगा, है ना। तो ये जो भी अच्छी लगने वाली चीज़ है आपके जीभ को, वो है शक्कर, गुड़, मिश्री, या कभी कभी लोग प्रसाद चढ़ाते तो छोटे छोटे खुरदुरे दाने वाले देते हैं। तो ये क्या है? कौन सा स्वाद बताता है? मीठा, है ना। इसी ढंग से दूसरी भी चीज़ें होती हैं और भी अलग स्वाद बताने वाले के लिए, उसको भी आपको दिया जाए तो आप उसको भी भले आँख बंद करके दिया जाए, उसको आप ज़्यादा तो नहीं खाएंगे लेकिन पूरी तरह से आप उसको नहीं ना बोल सकते। जैसे ये देखिए, है ना, एक अलग चीज़ है ना। इसको इस ढंग से देखिए, है ना। ये थोड़ा बहुत थोड़ा सा चलेगा लेकिन ज़्यादा नहीं। इससे बोलेंगे नमकीन है, खारा, जिसे हम बोलते हैं खारा। तो क्या है? खारा का स्वाद है ना। तो इसका अपना एक अलग स्वाद होता है। इसको आप कुरमुरे में थोड़ा बहुत मिला के दे देते हैं, वहाँ आप इसका उपयोग करते हैं। आपकी सब्जी बनी है, दाल बनी है, तो उसमें नमक का उपयोग किया जाता है। और ये नमक आपकी माँ या जो भी खाना बनाता है और नमक डालना भूल जाए तो आपकी पूरी सब्जी, पूरी दाल आपकी बेकार हो जाएगी। इसका मतलब दाल का भी महत्व, उसका अपना एक स्वाद है भोजन को बनाने में, है ना। तो वो कौन सा स्वाद बताता है?
वो जो है खारा या नमकीन बनाता है, और नमकीन आप खाते भी हैं, वो भी है। इन चीज़ों को आप ऐसा उपयोग करते हैं, बराबर। या कैरी खाते हैं, जब कैरी खाते हैं तो उसमें आपको नमक लगा कर, स्कूल के सामने होता है, लगभग सभी स्कूलों के सामने होता है। तो सभी स्कूलों के सामने जो होता है वो क्या होता है, बच्चे ऐसा इसको लेकर के खाते हैं। इसके अलावा इससे भी आप वाकिफ़ है, अच्छी तरह के से वाकिफ़ है। नींबू है ना, ये क्या करता है, कुरमुरे में मिला करके इसका उपयोग करते हैं, अच्छा लगता है इसका स्वाद। इमली आपको बहुत पसंद होती है, और नमक के साथ भी खाते हैं आप इमली, है ना। कैरी मैंने बोला, कच्चा आम होता है, संतरा होता है, मुसब्बी होती है, और कवट या कैथ बोलते हैं, वो भी आप खाते हैं। ये सब के स्वाद क्या होता है, खट्टा होता है, इससे अच्छी विटामिन मिलती है। तो इस भी को क्या करता है, जीभ इस स्वाद को अलग करता है कि नमकीन है, खारा है या मीठा है। चौथा है जो स्वाद है वो है बिल्कुल भी पसंद नहीं है, इसीलिए आपको हम लास्ट में बता रहे हैं। और क्योंकि वो देखते ही आप दूर भागते, बाबा ना, कुछ भी हो जाए इसे तो नहीं खाना है। और वो होती है करेला। फायदा भले करता है, आप लोग बच्चे लोग कम, बड़े लोगों को ज़्यादा। इसके अलावा नीम की पत्ती, वो कड़वा होता है। और कभी कभी आपके घर पे जो ककड़ी आती है, खीरा आता है, वो कड़वा वाला आ जाता है। और जैसे आप तो हमेशा अच्छा ही समझ के खाते हैं, क्योंकि ज़्यादातर ककड़ी खीरे अच्छे ही होते हैं, और जैसे मुंह में गया कड़वाया करना शुरू कर देते, मुंह बिगड़ जाता। लेकिन स्वाद तो स्वाद ही है, होता है तो होता है। तो यही 4 स्वाद होते हैं, मीठा। और मीठा कौन देता है, फिर से शक्कर, गुड़, मिश्री, गन्ना, फल भी कुछ मीठे होते हैं। दूसरा है नमकीन यानी खारा। और तीसरा है खट्टा, कैरी आम बोला मैंने, इमली, नींबू, मुसब्बी, संतरा, ये सब है। और चौथा है कड़वा, करेला या नीम, या कभी कभी कड़वी ककड़ी या खीरा बाई मिस्टेकली आ जाती है, वो आती है। यही 4 स्वाद है। आप बोलेंगे नहीं सर और भी होती है, और क्या होती है, आप इससे भी अच्छी तरह से परिचित है, आप इससे भी दूर भागते हैं। ये भी बोलेंगे सर ये तीखी होती है, ऐसा कुछ भी नहीं है। मिर्ची का जो स्वाद होता है वो तीखा नहीं होता। मैंने पहले ही बोला कि आपके जो जीभ के जो स्वाद बताने वाले होते हैं, वो जीभ का ऊपरी भाग होता है, जिसे हम स्वाद कल क्या बोलते हैं। जैसे ही आप मिर्ची का उपयोग करते हैं किसी भी भोजन में, और आपके जीभ के संपर्क में आता है, जैसे मैंने बोला कुरमुरा जब आप बनाते हैं तो उसमें मिर्ची का उपयोग करते हैं, छोटे छोटे टुकड़े डाल करके। और यह छोटा कटा हुआ टुकड़ा जैसे ही आपके जीभ के संपर्क में आता है, या कभी कभी आपने ये मिर्ची को काटते समय आपने उंगलियों का उपयोग किया, और आपने उंगली को अच्छे से साबुन से नहीं धोया, और गलती से भी आपने आँख को मलने की कोशिश किया, तो आँख आपको एक दर्द देने लगती है, परपराने लगती है, आंसू आने लगता है। और जब मुंह में मैंने बोला कि आप कुरमुरे लेके खाते हैं या और कुछ चीज़ में ले करके खाते हैं, गलती से आपके सब्जी में डाला गया हो, तो उसमें गलती से आपके मुंह में चला गया, और वो जीभ पे जैसे पड़ता है वैसे तुरंत आपको जीभ को क्या करते हैं, वो आपको जला देता है जीभ को। और आपको लगता है कि तीखा एक स्वाद है, तो तीखा स्वाद नहीं, बल्कि क्या करता है, वो जीभ को जलाता है, बराबर। और इसीलिए आग का काम क्या है, अब यहाँ बोलेंगे अब आग का क्या काम आ गया। आग का काम है जलाना, और पानी का काम है आग को बुझाना। भले ही पानी गर्म हो, लेकिन गर्म पानी भी आग को बुझाता है। इसीलिए जैसे मुंह में जाता है आप तुरंत भागते हैं, पानी पीते जाते, लेकिन पानी पीते तो निकल, जब तक पानी मुंह में रहता है तब तक वो जीभ को ठंडक देता है, आपको उस जीभ के जलने से बचाए रखता है। लेकिन आप पानी तो पीते जाते तो कितना पानी पिएंगे आप। लेकिन वो जो एक बार आपकी जीभ जल गई है, इतने जल्दी से हो
ठंडा नहीं होता, उसको वक्त लगता धीरे धीरे। और आप उसके वजह से क्या करते हैं, आप रोना शुरू करते हैं। कभी कभी बोलते हैं कान से धुआं निकल रहा है, हाँ करते हैं, कानों को भी बंद करते हैं, है ना, कान ऐसा करते। तो उसकी वजह हो कि क्या होता है, मिर्ची जो होती है जीभ को जलाती है, ये इससे जानकारी होती है। और पांचवा जो ज्ञानेंद्रिय है वो आपकी पूरी बॉडी ही है। बॉडी से मतलब है पूरा शरीर का ये त्वचा जिसको हम बोलते हैं चमड़ी। तो चमड़ी तो कहीं भी होती है, ये चमड़ी हमको किस चीज़ की जानकारी देती है, मैंने उस दिन बताया था। फिर चमड़ी हमको क्या देती है, आप गलती से जानबूझ के नहीं कीजिए ना, मैं ऐसा कभी कहूँगा। कभी आपकी माँ खाना बना रही हो, कुकर पड़ा हो, पतीली पड़ी हो, तवा पड़ा हो, खाना बनाने के जस्ट बाद आप जैसे ही मान लीजिए आपकी उंगली उसके पास टच किया, बड़े झटके के साथ आप उसको क्या करते हैं, हाथ को हटाते हैं। ये उंगली वगैरह जल गई छू करके तो तुरंत कान पकड़ते हैं आप। तो कान इसलिए पकड़ते, कान के इधर थोड़ा ठंडा होता है तो जले हुए भाग की क्या होता है, इधर लग जाता है, कुछ नहीं पाते। तो नहीं तो जैसे ही आप जलिए तुरंत उस जले हुए भाग की उंगली को क्या कीजिए, पानी में डाल, तो आपको ठंडा लगेगा। आप बैठे हैं, कुछ भी हो, कोई फ्रिज की बॉटल निकाला, 3-4 दिन पानी का बॉटल रखा हो फ्रिज में, आपको टच कर दे तो भी तुरंत आप हाथ हटा लेंगे। क्यों? उसकी वजह होती कि त्वचा ही हमको क्या करती है, त्वचा ही चमड़ी हमको जो होती हो ठंडा और गर्म की जानकारी देता है। तो ना कि ये चीज़ जो भी है वो ठंडी है या गर्म है। आप कभी कभी हल्का पानी गर्म पीना है तो आप उंगली से टच करके देखते हैं, दूध भी देते हल्के से, लेकिन कभी अचानक पूरी तरह से उसको छूने की कोशिश मत कीजिए, आप उससे जल जाएंगे। बराबर, ये बहुत दुखद होता है। कभी कभी मोटर गाड़ी आती है तो उसके जो साइलेंसर लगे होते हैं वो भी गलती से आप लोग छू लेते, बच्चे, तो उससे भी दूर रहना चाहिए क्योंकि वो भी बहुत गर्म होता है। तो त्वचा हमको किसकी जानकारी देती है, ठंडा और गर्म की। इसके अलावा त्वचा से हमको जानकारी मिलती है कि ये क्या है। ये पेन आपको जो मैं दिखा रहा हूँ, उस दिन भी दिखा, आज भी दिखा, पेन का ये भाग बिल्कुल नुकीला है और ये भाग नुकीला नहीं है। ये नुकीला नहीं तो आपको ऐसा करेंगे तो ये चुभेगा नहीं, है ना। ऐसा देखे करते तो भी नहीं करते कुछ भी, 1 बार 2 बार 3 बार कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि भाग बहुत चौड़ा है, आपको किसी तरह से नुकसान नहीं पहुँचा रहा है। लेकिन ये भाग आप करेंगे ये चुभेगा, चुभ रहा है, इससे ज़्यादा मैं दबा नहीं सकता। तो कितना, और इसको तो ऐसा तो कदाप नहीं कर सकता। हाँ, हम दिखाने के लिए भले टच कर रहे हैं बस, लेकिन वो तेज़ी से चुभ जाता है। कभी कभी आप लोग स्कूल में होते हैं, आप साथी गलती से बच्चा कोई इधर का उधर पेंसिल झटकता है, चुभ जाता है, आप आके बोलते हैं सर इसने मुझे पेंसिल चुभो दिया, और दूसरा भी चुभो देता है जानबूझकर। तो क्या होता है, उसकी वजह होती है कि भाग नुकीला होता है, आपको पता चलता है। तो ऐसे ही क्या करते हैं आप, इस जानकारी होती है। या आप गांव में हो, कभी जा रहे हो तो नंगे पाँव हो और गलती से गांव में एक वनस्पति होती, बबूल होती है, नागफनी होती है, उसके इतने बड़े बड़े कांटे होते हैं, गलती से भी आपके पैर उस कांटों पे पड़े, आप बड़ी तेज़ी के साथ पैर उठा लेते हैं और लगते पैर को टोने लगते हैं। तो उसकी वजह होती है वो कांटा चुभ जाता है और ये बताता है, आपकी त्वचा बताती है, चमड़ी बताती है। इसके अलावा भी आप कभी कभी पेंसिल छीलते हैं या और भी दूसरे काम, सब्जी वगैरह काटते हैं। हालांकि आप लोग नहीं काटते, आपकी माँ वगैरह करती है, लेकिन अपनी माँ को देख करके या बड़े लोग कुछ काम करते हैं तो आपको भी खुरापात कुछ सोच जाती है कभी कभी, कभी कभी, हाँ हमेशा नहीं। तो आप ले करके क्या करते हैं, घर में चाकू पाएंगे और उससे आप अपनी पेंसिल छीलना शुरू करेंगे। या कुछ काटना चाहेंगे घर की जानकारी में तो क्या करेंगे, ले करके गलती से उंगली कटी, तब आते अरे उंगली तो कट गई, आप पकड़ के बैठ जाते। तो ध्यान में रखिए, कभी भी नुकीली चीज़ों, पेंसिल को, सुई को, चाकू को, इन सब चीज़ों का आप कभी भूल से भी उसका उपयोग मत कीजिए। ये आपको, जैसे सुई आप कपड़ा सीते हैं, कभी कभी स्कूल में आपको फटे हुए कपड़े को सीने के लिए या बटन लगाने के लिए ऐसा बोला जाता है कार्यानुभव में, तो वो सब चीज़ देख करके कीजिए, बड़ी सावधानी से कीजिए। अन्यथा और कुछ ज़रूरत है तो घर के बड़े लोगों के सामने आप ऐसा उनकी देखभाल में कीजिए, ताकि वे आपको बताएंगे कि इसका सही तरीके से कैसे उपयोग किया जा सकता है। बराबर। तो ये मतलब आपको क्या पता चलता है, को धारदार है, भोथुरा है, ये हमको बताता है त्वचा।
इसके अलावा भी आपको जो होता है किसी भी चीज़ की सतह के बारे में जानकारी ये त्वचा ही देता है। जैसे मेरे हाथ में टमाटर है तो आप ये देखेंगे कि बिल्कुल चिकना होता है सतह, है ना। ये चिकना होता है, बताता है आपका त्वचा। बॉडी में भी कहीं करेंगे तो भी आपको लगेगा कि चिकना है, और चिकना रहेगा तो कहीं भी टच करो तो सब बताएगा। उसके बाद उस दिन मैंने आपको दिखाया था, ये गार्लिक है। आप गार्लिक को आप देख करके इसमें आकार में आप देख रहे हैं साफ साफ ऊंचा नीचा दिखता है, लेकिन उसका एक क्रम होता है। ये उसकी तरह चिकना नहीं है, लेकिन एक क्रम का चिकना है, बराबर। ये बिल्कुल अलग तरह का चिकनापन इसमें दिखता है, बराबर। और इसके साथ भी नींबू का जो मैंने बताया था, ये भी देखिए बिल्कुल ये भी चिकना होता है, लेकिन ये चिकना टमाटर जितना चिकना नहीं होता, बराबर। तो एकदम हल्का सा डिफरेंट है टमाटर की अपेक्षा, और ये सब इधर से होता है। और भी इसी ढंग से आपने आलू देखा होगा उस दिन, आलू भी होता है, उबड़ खाबड़ होता है। आपने पत्थर कभी देखे होंगे, पत्थर भी चिकने भी पत्थर होते हैं, उबड़ खाबड़ के पत्थर होते हैं, खुरदुरा होता है, या दीवारें हो सकती कभी कभी उबड़ खाबड़ होते हैं, है ना। अभी किसी डिब्बे के आपको ढक्कन होते थे, उबड़ खाबड़ आपको दिख सकते हैं, कुछ लिखे होते अक्षर होते तो ऊपर खाबड़ होते। इस ढंग से जो होते हैं हमारी ये त्वचा की काम होते हैं। ओके, तो त्वचा की फिर से दें, त्वचा का काम है ठंडा और गर्म को बताना कि चीज़ ठंडी है या गर्म। त्वचा का काम है वो बताती है वह नुकीली है या नुकीली नहीं है। तीसरा, चाकू वगैरह जैसी चीज़ें वो धारदार है या नहीं है। और चौथी चीज़ बताती है कि वह जो है चिकना है या अधिक चिकना है, कम चिकना है, खुरदुरा है या कैसा है, उस सतह के बारे में बताता है। इस ढंग से त्वचा को जो है और बहुत सारी चीज़ों के बारे में जानकारी होती है। ओके, तो हमने आपको जो ज्ञानेंद्रिय हमारी है 5, आँख, नाक, कान, ये जीभ और त्वचा, हमने इन आपको 5 अंगों के कौन कौन से में किन किन चीज़ों की जानकारी देते हैं हमने उन्हें बताया। आप इन्हें एक बार फिर से पढ़िए और देखिए। धन्यवाद।